गुड मॉर्निंग। जैसा कि अब तक आप जान गए होंगे कि मैं कुश कुमार और आपका स्वागत करता हूं इस बायोलॉजी वाला चैनल पे। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिए हैं क्लास 10th के जो लाइफ प्रोसेस थे, और अब केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर है। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में बात नहीं करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन का दो साइड हम लोग पढ़े, एक पढ़े रिएक्टेंट और दूसरा पढ़े प्रोडक्ट। अगर आपके दिमाग में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आसानी से है तो इक्वेशन को समझना आसान हो जाएगा। अभी तक हम लोग डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको? टॉपिक को। सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा जो हेडिंग है, लेसन्स का जो नाम है, उसी को डील कर रहे हैं और एक टॉपिक निकल गया। इससे आप समझिए कि किसी भी चैप्टर का हेडिंग कितना मायने रखता है। ठीक है, चलिए देखिए। केमिकल रिएक्शन अर्थात कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, आप कर दीजिएगा क्या? केमिकल रिएक्शन क्या है? बोलिएगा। द फेनोमेना ऑफ मेकिंग न्यू सब्सटेंस by the action of chemicals are called chemical reactions। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा कोई शब्द जो आपको नहीं आता है? फेनोमेना मीन्स घटना। कॉपी को छोड़ दो बाबू, काम वो नहीं देगा, काम देगा। फेनोमेना मतलब घटना। जब किसी नए चीज का निर्माण कर लेते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो क्या है कि परमानेंट है, एक ऐसा घटना जो क्या है? परमानेंट है। दैट इज योर केमिकल रिएक्शन। यानी जब कभी भी कोई भी घटना केमिकल्स या तो केमिकल के ऊपर हो या केमिकल के मदद से हो, तब वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन घरेलू होते हैं, अपने आप को ऐसा बनाइए जो सटीक और सही लगे। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताएं कि रिएक्टेंट क्या है। इसके बाद क्या बताएं आपको? रिएक्टेंट क्या है? The element that participates in any chemical reaction, अब केमिकल रिएक्शन समझ में आ रहा है, इज कॉल्ड रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो उसको रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट द फाइनल सब्सटेंस दैट वी गेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दिस इक्वेशन you have a reaction of sodium with chlorine, you get sodium chloride, and in second equation here you have magnesium reacted with chlorine and get magnesium chloride. In both equation NaCl and MgCl are reactant respectively. ये क्या है? reactant. While on the other hand NaCl and MgCl both are product. Any problem? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मिटा इसको, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन में आप रिएक्टेंट समझ गए, आप प्रोडक्ट। रिएक्शन में आप क्या समझ गए? रिएक्टेंट समझ गए और प्रोडक्ट। अब इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, अब और थोड़ा अंदर चलते हैं। आपके चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान सुनिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हमने रिएक्शन को समझा और ये भी समझ गया इस घटना को जिस प्रारूप से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है,
जैसे कोई जा रहा हो, कोई खा रहा हो, तो किस तरीके से हम बताते हैं वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और सोडियम क्लोराइड बना लिया, ये घटना हुआ, ये रिएक्शन हुआ। लेकिन जिस माध्यम से, जिस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं लिखेंगे साइंस एंड सिंबल्स के मदद से, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? तो कोई पूछे केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बोलेंगे द वे ऑफ representing a chemical reaction or phenomena by the help of signs and symbols are called chemical. कोई दिक्कत? ऐसा लग रहा है कि भाषा जटिल है? कोई दिक्कत नहीं समझने में? सारा भाषा आसान है। इसके बाद अब आइए केमिकल इक्वेशन। जिस तरह से केमिकल रिएक्शन का आप दो पार्ट देखे थे, एक पार्ट जो रिएक्टेंट था और दूसरा पार्ट जो प्रोडक्ट था, ठीक इसी तरह से इसमें भी केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की हो सकते हैं। एक को आप एस्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं। एस्केलेटल, क्या बोल रहे हैं? एस्केलेटल इक्वेशन। इसी एस्केलेटल इक्वेशन को, चूंकि एनसीईआरटी लिखती है एस्केलेटल इक्वेशन, तो एनसीईआरटी कुछ भी लिखे वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वो अनबैलेंस्ड नहीं लिख के आपसे पूछ दे कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, तो आप घबराइएगा। स्केलेटल इक्वेशन को ही हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोला को ना बात करके परेशानी बा। स्केलेटल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बोलते जी, आ रहे हैं, समझाएंगे। तो अभी इतना याद रखिए, स्केलेटल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड करते हैं। अब स्केलेटल क्यों कहते हैं ये बात भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है? बैलेंस्ड। अब देखिए, जब एक मनुष्य खाना नहीं खाए, उसका स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? दिखने लगता है। अगर वो बराबर खाना खाते रहता, स्केलेटल सिस्टम नहीं ना दिखता। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बराबर नहीं है, ठीक है। और इधर जो है सब कुछ बराबर है, एकदम बैलेंस है। सही स्पीड में गाड़ी चल रही है, गियर सही है, एक्सेलेरेटर सही है, गाड़ी चल रही है। लड़कियों को देख के अगर आपका गियर बढ़ गया, एक्सेलेरेटर घूम गया, तो देखने वाले तो पागल कहेंगे। हो सकता है आपका स्केलेटल भी ठीक से काम नहीं करे। स्केलेटल ठीक से काम नहीं करने का मतलब, जैसे ही बैलेंस बिगड़ेगा आप गिर जाइएगा, जैसे ही आप गिरिएगा डॉक्टर कहेगा इसका स्केलेटल खराब हो गया। समझा रहा है? हड्डी टूट जाएगा, पसली टूट जाएगा, वही तो स्केलेटल है, ठीक है, बोन्स। इसलिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए बात को समझिए, याद कीजिए हम पीरियोडिक टेबल जिस समय कॉन्सेप्ट दे रहे थे आपको क्लास 9th का, यानी एक सीरीज जो निकाले, उसमें हम आपको बताए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बताए थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किनके द्वारा दिया गया? लेबोजियर साहब के द्वारा। और इस लेबोजियर साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं कि ये लेबोजियर साहब का कहना था कि अगर किसी चीज को कितना भी तोड़ा जाए, मारा जाए, उसका फॉर्म बदला जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी बदला नहीं जा सकता। दैट मीन्स अगर रिएक्टेंट साइड हमारे पास 10 ग्राम है, तो प्रोडक्ट साइड मस्ट बी ऑल्सो 10 ग्राम। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन है NaCl, तो Na प्लस Cl, तो इधर अभी क्या है? ये इधर अभी क्या है? कुमारा है। अभी ये क्या है? कुमारा है। बाद में इसका जाके शादी हो गया, तो अब ये NaCl अलग अलग नहीं रहा, अब ये जोड़ा हो गया। पहले अलग था, पहले आजाद पंथी था, Na था, Cl, दोनों अलग अलग था, दोनों का मेल मिलाप हुआ तो NaCl हो गया। लेकिन हो सकता है कि इससे पहले क्या रहा होगा, या Na रईस रहा होगा या Cl रईस रहा होगा। हालांकि नहीं होता है आजकल, जब बराबरी में मोहब्बत होता है। खान सर का डायलॉग सुना है, जब मैं लड़के के पास पैसा हो और लड़की सुंदर हो तो प्रेम 2 मिनट में हो जाता है। जैसे मान लो कि सोडियम क्या है? सोडियम हो सकता है कि रईस होगा 5 kg, सॉरी रईस होगा तो ज़्यादा होना चाहिए, 6 kg, और क्लोरीन कमजोर था 4 kg। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया?
10 kg। अब ये NaCl जो है ये सोच रहा है 10 kg होगा, 10 kg गायब नहीं हो सकता है ना। क्या है जब तक दोनों एक नहीं था तब तक दोनों का सामान अलग अलग था, लेकिन एक हो गया तो दोनों का सामान एक हो गया। तो दोनों का सामान एक हो गया तो क्या हुआ, रूप बदल गया कि अब तक Cl का सामान Cl का था, Na का सामान Na का था, लेकिन अब दोनों का सामान दोनों का है। जो Na पर जिसका हक उसका Cl पर हक, Cl पर जिसका हक उसका Nl पर। कहने का मतलब हो गया कि जब आप गठजोड़िया कर लेते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि खाली हम ही रईस हैं, खाना ला के देते हैं, पैसा देते हैं, खाना नहीं बनाएगा कोनो दिन मिला उला देगी बस टनक जाएगा। समझा रहा बात? इसलिए लगा मत किया करो, संभल के चला करो। लल लेता है बेवकूफ। देखो इधर हो गया 10 kg और इधर भी हो गया 10 kg। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका मतलब हुआ कि रूप बदल रहा है लेकिन मास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मास वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है हमारी बात? कोई दिक्कत? देखिए तो इस तरह से क्या हुआ कि कहा गया कि ठीक है भैया ये बात कैसे होता है हमको आप दिखाइए करके दिखाइए। तो इसी आधार पर कहा कि हो सकता है कि कुछ घटना ऐसा घटे जिसमें मास का डिफर हो जाए। क्या करें? हो सकता है कुछ घटना ऐसा घटे जिसमें मास डिफर हो जाए। तो जिस इक्वेशन में मास डिफर हो जाएगा उसी इक्वेशन को कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ध्यान से सुनना, जिस इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, जिस इक्वेशन में मास का अंतर हो जाए उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड हो जाना। ठीक है, सब बेटा है अपने अपने पिता का पुत्र है, लेकिन बेटा अगर नालायक हो जाए तो उसको क्या नालायक ही छोड़ देते हैं, उसको लायक बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो इक्वेशन आपके पास अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस्ड करने की जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है उसको हम लोग बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए सुनिए। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि अब हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। आइए मेरे साथ ताल मिलाइए और देखिए इक्वेशन। द नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ एटम मस्ट बी इक्वल टू द बोथ साइड, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कर लो। ठीक है, यानी प्रत्येक एटम, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम मस्ट बी इक्वल टू द बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत? बैलेंस्ड इक्वेशन अर्थात जितनी संख्या पहले थी इक्वेशन के बाद भी एटम की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। इंडिविजुअल एटम कहने का मतलब जितनी हाइड्रोजन थी उतनी हाइड्रोजन, काहे कि मास सबका अलग अलग होता है। जैसे सुन लो, यहाँ पर एक हम है और मेरे साथ कोई साथी है, तो दुइये को साथी। अब तुम दो ले आएगा कुंभकर्ण को और दोनों को तोलेगा, कहेगा सर दोनों तरफ दुइये को एटम था, पता नहीं मास का डिफर हो गया। बिल्कुल एकदम सेम एटम होना चाहिए, उधर हाइड्रोजन तो इधर हाइड्रोजन, उधर लिथियम तो इधर लिथियम, उधर बेरिलियम तो इधर बेरिलियम। समझ में बात? कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? और अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमको बताना होगा तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम नॉट नीड टू इक्वल ऑन द बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आओ आगे बढ़े क्या? बढ़ेगा। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। समझ, आखिर हम कैसे मास को सेम कर पाएंगे? तो मास को आप तब सेम कर पाइएगा जब आपको मास निकालना आएगा, एटम का मास। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट ज्यादातर आपको जरूरत पड़ता है। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में मास दिया रहता है, लेकिन थोड़ा निकालना भी सीख लीजिए। काहे कि आप 10वां का बच्चा हैं, आप 8वां का बच्चा नहीं है, आप 9वां पढ़ के आए हैं और 9वां के केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कमेंट रहता है, बहुत अच्छा कमेंट करने का मतलब कंटेंट रहता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे कि मास जो है ये कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद है। एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा, एटम का नाम याद होना ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, देखिए समझिए बात। जैसे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6 है। तो आप देख रहे हैं देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। इसमें कुछ ऑड भी है और कुछ इवन भी है। अगर इवन नंबर पर, ध्यान सुनिएगा, अगर इवन नंबर पर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, अगर इवन नंबर पर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको 2n से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि ये जो n आप देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ एटॉमिक, यानी यह है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। क्या होगा, एटॉमिक। इस तरह से अर्थात कोई आपसे पूछे, अगर मान लीजिए ये ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, तब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। समझ आ रहा बात, समझ आ रहा बात। अर्थात 5 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमको अपने कॉपी पर H2SO4 का मास निकाल कर दिखा दीजिए जरा। H2SO4 का मास, ये एटॉमिक मास था, हम आपको मॉलिक्यूलर मास दिए हैं। H का अलग निकालिए, S का अलग निकालिए, O का अलग निकालिए। देखिए इधर देखिए, H2SO4 हम बता नहीं रहे हैं, यानी H2 प्लस S प्लस O4 का मास आप हमको निकाल कर बताइए, जोड़ दीजिएगा, इधर मास आ जाएगा। इधर फॉर्मूला होता है H2SO4। बनाइए, आओ देखो, समझ गए। देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या था, ये देखना कि H2SO4 में आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट है। हमने ये काम भी आपका आसान कर दिया था, H2 बाहर निकाल कर, S बाहर निकाल कर, O4 को बाहर निकाल कर। दूसरा स्टेप क्या था, आपको ये जानना था कि हाइड्रोजन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 4। तीसरा जो आपको फाइंड करना था वो था मास, यानी उसके लिए याद करना होगा एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इस पर रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसका मास 1 होता है। तो इस तरह से इसका मास हो जाएगा 2। प्लस करेंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इवन नंबर है, 2 से गुना कर देंगे, 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इवन है, 2 से गुना कर देंगे, 16 हो जाएगा। तो ये एगो एटम का मास हुआ, यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है, तो 16 को 4 से गुना कर देंगे, 64 हो जाएगा। अब जैसे ही 64 प्लस 32 प्लस 2 करेंगे, ये 9 पर 8 98 हो जाएगा, इंग्लिश में 98। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे गलती किया ना, हो गया। तुम नम्मा में रहता तो सोचते तुम 10वां में है, नम्मा पास। हम कैसे पूछे कि नम्मा पास, तुम अपने मेरिट से हुआ भाई, तुम नम्मा पास व्यक्ति है ना, नम्मा पास व्यक्ति है, तुम्हारे पास सरकार बनाने का क्षमता है, तुम सरकार बना। नम्मा पास हो गया, ए पागल है, देखो ना मंत्री बहुत दूर पहुंच गया, नम्मा फेल हो। चल देख, इधर देख, इधर देख। इस प्रकार से आप क्या करिएगा, मास निकाल लीजिएगा। मेरा काम है आपको बता देना, तो हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ बहुत पहले मियाँ बहुत पहले ही पढ़ लें। एक बार और समझा देते, आ जाइए, देख लीजिए। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। ठीक है, राम नाम जरूरी है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो इधर देखो, H2 पहला मान लो हमारे पास NaCl है, ऐसे समझो, मान लो हमारे पास NaCl है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, 2n वाला या 2n+1 वाला? 2n+1 वाला का ये ऑड है, इस पर लगाएं, 2 से गुना किए 11 को, कितना हो गया 22। n की जगह पर एटॉमिक नंबर रखेंगे, अब प्लस 1 कितना हो गया 23। तो सिर्फ सोडियम का ना 23 हुआ। आप इसमें 1 ग्राम अति डाल दी क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर फिर निकालेंगे मास। तो क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर 17, और ये एक्सेप्शन में आता है, ऐसे कीजिएगा तो 35 हो जाता है इसका मास।
17 दूनी 34 एक 35, लेकिन ये एक्सेप्शन में 35.5 होता है। क्या होता है? 35.5 होता है। अब इसमें 35.5 जोड़ेंगे ताकि ये दोनों मिलकर ना NaCl बना। आप तो दोनों जोड़ान हो गया। पहले ना शादीशुदा नहीं था तो अपना अपना जिससे बात करना था कर किया, लेकिन आप अब इन्हें बोलेगा आप बात करते देखेंगे तो चलिए जाएंगे, हम भागिए जाएंगे, हरिद्वार भाग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाग जाइए वो भी जाने की तो भाग भी नहीं करेगा, कैसे भागेगा? अगर जरिया से हुआ है। हाँ, आजकल चल गया तलाक, पहले इसमें डिसोसिएशन ही नहीं आता है इसको तोड़ने के लिए। यहाँ तलाक नहीं होता है, ठीक है, यहाँ डिसोसिएशन ही नहीं होता है। देखो देखो इधर देखो, 23 प्लस 35.5, 30 20 50, 5 3 8, 58.5। कोई दिक्कत? अब समझ गया? सबसे बड़ी बात है कि आप 9th में कितना मेहनत किए हैं। चलिए अब समझिए, हम जो टॉपिक समझा रहे हैं वो समझिए, क्या हम भी इधर उधर घुमा कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखो और ध्यान से देखो। हम आपको बता रहे हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि साइंस का नियम चलता रहे, क्योंकि लेवोजियर साहब पहले ये कह गए कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगाइएगा तो पहले तो प्रॉपर्टी गायब हो गया, जो सिद्धांत है सिद्धांत गलत हो गया। आज ना कहता है इनकाउंटर बढ़िया है, इनकाउंटर इतना माथा पर चढ़ जाएगा, पता चलेगा आपका संविधानों लेके डूब गया। संविधान भी सब नहीं ना अलाउ है, मानते हैं लाके अच्छा किया खराब किया हमको नहीं मालूम, क्या हम लोग भाई को हम लोग बिहार से हैं, बिहार में समस्तीपुर से हैं, हमारे यहाँ आती कसरफ नहीं होता है, हमारे यहाँ सब चलता है। ठीक है, तो पर आ रहे जींस देख रहा है, निकल का लेंसर लेके लाया कि देखो बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखिए। और कैसे करेंगे? मजेदार तरीके। जैसे मान लीजिए Na प्लस Cl है, आपको मिला NaCl, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन है Mg प्लस Cl, आपको मिला MgCl2। इसका मात्रा बोले क्या बोले? दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है Na प्लस Cl, आपको मिला NaCl, और एक है Mg प्लस Cl, आपको मिला MgCl। दोनों में अंतर पिछले क्लास में भी समझा है। और MgCl2 कैसे हुआ? कहाँ? अरे बोका, पहले अभी मेरा बात सुन, मेरा बात। अब ये बताओ इसमें से और इसमें से, दोनों में से बैलेंस कौन लग रहा है? ऊपर वाला क्या लग रहा है आपको? बैलेंस। ऊपर वाला क्या लग रहा है? बैलेंस लग रहा है। नीचे वाला क्या लग रहा है? अनबैलेंस। ये आपको लग रहा है। शेखर खड़े हो जाओ, अब तुम बताओ भाई तुमको बैलेंस कहाँ लगा? क्योंकि NaCl को हम जोड़ते हैं तो फिर बैलेंस हमारा सेम आता है, दोनों को यानी कि उतना नहीं देखना है, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम। तो मेरा बात ध्यान से सुनो, हम क्या बोले थे? बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं? जब नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट इक्वल ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ कितना है एटम का, रिएक्टेंट साइड कितना है एटम का। देखो इधर क्या लाइनें हैं? एगो। अब एक बात बताओ, एगो लड़की से शादी करेगा तो 2-3 गो तुम्हें आगे थोड़ी सटेगा, एक एगो ना सटेगा। तो यही बात तो हम तुमको समझा रहे हैं कि अगर इधर एगो है तो इधर भी एक होना चाहिए बैलेंस होने के लिए। अगर इधर एगो है Cl तो इधर भी एगो Cl होना चाहिए, समझ गया? तब इसको इस सिस्टम में है, इस सिस्टम में समझा? ये बैलेंस हो गया, समझ गया? अच्छे पति का निशान हुआ। अने एगो घर वाली एगो बाहर वाली मार चक्कर से देखो ना, MgL रखे हुए हैं, MG रखे हुए हैं, घर वाले बाहर वाले देखो, दिखाएंगे तुमको। चलो देखो यहाँ देखो, बैठ जा। MgCl अनबैलेंस्ड है क्योंकि इधर Cl क्या है और इधर Mg क्या है, इधर Mg क्या है, Cl क्या है। अब ये Mg बदमाश हो गया, दूधू को घुमाया। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुना। Mg दूधू को काहे घुमाया? रईस था, पैसा वाला था, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं घुमा पाएगा भाई। दुनिया का दस्तूर यही है। Na सोडियम 1 रुपया था, 1 आगे बना इसके साथ।
mg के पास 2 रुपया है, mg 2 प्लस 2 को दान दे सकता था, mg एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक आल ले लो, क्या तुम यार पैसा आप देखो, तमाशा देखो, पैसा वो लेता है। समझ आया? तो साइंस अपने आप में एक लव स्टोरी है, और साइंस हर एक चैप्टर में एक नया लव स्टोरी आपको देता है, और हर एक लव स्टोरी में एक नया सीख आपको देता है। बायोलॉजी में आप पढ़ रहे थे किस तरह से एक इंसान को तोड़ा जा रहा था, एक पढ़े जाने वाले अच्छे ग्लूकोज नाम के लड़के को ऑक्सीजन आकर डिस्टर्ब करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक लड़का पैसे के दम पर लोगों को घुमा रहा है, और जो गरीब है बेचारा को एक ही वो में संतुष्टि करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, NaCl कहने का मतलब कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन देने लायक था, तो भाई एक पैसा फेंका, एक देखा, यहाँ दूधू को फेंक कर दूधू को घुमा लिया, ये दस्तूर है। ठीक है, ठीक है, ऐसा मत करना, मजबूर था ना इसीलिए 2 गर्लफ्रेंड है, मार चटकन से मजबूरी में गर्लफ्रेंड बना लिया तुम। दस्तूर है, मजबूर नहीं है। हाँ, याद रखना। तो बस चल, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होते रहेगा मस्ती, लेकिन मस्ती करने में तब मजा आता है ना जब आप पढ़ते हैं, जब आप रिजल्ट देते हैं। सब बोका बैठे लेगा, क्या मजा आएगा, फिर आएंगे पढ़ा के चले। देखो अब क्या करना होगा कि क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, तो हमको इधर क्लोरीन की संख्या 2 करनी होगी। कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर 2 लगल था, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, थोड़ा हो गया एकदम मारत देंगे सीधा कर। किसी का जनसंख्या बढ़ाना होगा, एक प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो है, किधरों से जाके देखो इधर, देखो इधर, ये है Mg, ये है Cl, और आपको मिला था MgCl। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन 2 ठो हो गया है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी? 2। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। आप ध्यान देंगे, इधर क्लोरीन की संख्या कितनी? 1। हमको क्या करना है, इस क्लोरीन के आगे से मतलब है, पीछे से कुछ नहीं लेना, हमको कहाँ से लेना है? आगे से। यानी इसके आगे में, ध्यान सुनिएगा, इसके आगे में क्या बोल रहे हैं? इसके आगे में, किसके आगे में? क्लोरीन के आगे। क्लोरीन के आगे में अब छेड़छाड़ करना है। छेड़छाड़ करने का मतलब कभी 1 गिराना है, कभी 2 गिराना है, कभी 3 गिराना है। यहाँ पर तब तक गिराना है जब तक कि यहाँ वाला बात नहीं हो जाए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इस क्लोरीन के जो करना है हमको आगे करना है। ठीक है, ठीक है, पीछे आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 रूम होगा, 3 रूम पैक है, तो जो भी कीजिएगा तो आप चौथे रूम में नहीं, या तो आदमी को घुसा सकते हैं, आदमी को निकाल सकते हैं, चौथा रूम में कर सकते हैं। 3 रूम में नहीं कर सकते, उसका रेंट पेड है, एक्स्ट्रा पेड। तो इसी तरह से यहाँ क्या है कि Cl के अंदर और बाहर में हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको सबसे आगे से मतलब। ये एगो डब्बा हो गया, प्लस माइनस बीच में आया तो डब्बा अलग अलग हो गया। यहाँ ना कोई डब्बा नहीं है, काहे कि ये पूरा एक डब्बा हो गया, यहाँ तो ये पूरा एक डब्बा हो गया। यहाँ पर एगो अलग अलग है, अभी प्लस में है, तो प्लस होने के बाद 1, पहले 2 था। तो अब क्या करेंगे कि क्लोरीन के आगे हमको कुछ हरकत करना पड़ेगा। तो पहले 1 देकर देखते हैं, 1 देंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, 1 देने से काम। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 देकर देखते हैं। अब यहाँ पर 2 दिए तो क्या हुआ कि Cl क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन Mg 1 को था तो Mg 1 हो रहा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। MgCl2 का मतलब ये नहीं हुआ कि Mg 2 हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर लगा रहा था तब समझते, या इसके आगे लगा रहा था तब समझते Mg 2 हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस पूरे डब्बा के आगे अगर इंजन लग जाए, इस पूरे डब्बा के आगे अगर इंजन लग जाए तो इंजन क्या करेगा? पूरे डब्बा को ना खींचेगा, तो ये इंजन Mg को भी खींचेगा और Cl को भी खींचेगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी अगर यहाँ पर 2 लगा देंगे तो Mg की भी संख्या 2 हो जाएगी और Cl की संख्या 4 हो जाएगी। मेरी बात को नहीं समझ पा रहे? मेरी बात को समझिए। अगर मान लीजिए अभी अलग अलग डब्बा है, ठीक है, तो इस डब्बा के आगे कुछ और लगाइएगा तो सिर्फ यही डब्बा ना जाएगा। ट्रेन का ये डब्बा है और इस डब्बा के आगे इंजन लगाएगा तो सिर्फ यही डब्बा जाएगा, ये डब्बा नहीं जाएगा। इसके आगे 2 लगाने का मतलब सिर्फ इसका संख्या बढ़ा है, इसका नहीं बढ़ा। लेकिन इस साइड ये दोनों डब्बा 1 हो चुका है। अब जब भी इंजन लगेगा तो इसके आगे लगेगा। अगर यहाँ इंजन लग गया, अगर यहाँ इंजन लग गया तो ये इंजन इस MgCl2 को घिसता जाएगा, यानी तब इस Mg का भी नंबर संख्या बढ़ जाएगा और इस Cl का भी संख्या डबल हो जाएगा। मेरी बात समझी? मेरी बात समझे? लेकिन कब? जब इसके आगे में इंजन लगाएंगे। लेकिन यहाँ इंजन लगाने का कोई जरूरत नहीं है।
अब देखिए इसके आगे में इंजन लगाए, Cl के आगे में इंजन लगाए 2, तो क्या हो गया Mg प्लस 2Cl, तब जाकर बन गया MgCl2। कोई दिक्कत? आप समझ में आया ये 2 काहे लगाए, ये इक्वेशन काहे बना, समझ में आया? चलिए जो आपका बुक देता है वो उस इक्वेशन को समझिए। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। बस आपको याद रखना है कि इंजन हमेशा आगे लगेगा। अब इंजन जिस डब्बा के आगे लगेगा, इंजन जिस डब्बा के आगे लगेगा उस डब्बा को वो खींचेगा। जैसे मेरी बात को समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए आप डब्बा को देखिएगा, ट्रेन वाले डब्बा को, तो लास्ट में चम्बुक लगा रहता है, तो बीच में चम्बुक है तब ना आप समझे कि अलग अलग डब्बा है। जहां तक नहीं आता है वहां तक आपको एक डब्बा नजर आता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा तब तक वो एक ही डब्बा, जैसे एक्स वाई ये पूरा एक डब्बा हो गया। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे, इंजन लगाएंगे, समझ आ रहा है? लेकिन इसी के बीच में लिखते हैं एक्स प्लस वाई, ये अलग अलग डब्बा हो गया। अब इंजन लगाएगा तो सिर्फ एक्स चलेगा, इसके आगे इंजन आए तो सिर्फ वाई चलेगा। समझ आ गया? नहीं समझ में आया? जैसे देखो ध्यान से सुनो, अभी Na प्लस Cl ये दोनों अलग अलग डब्बा है ना, बीच में चम्बुक है, दोनों जोड़ने के लिए आया। तो अगर अब ये इसके आगे में इंजन लगा देगा, तो अगर मान लो इसके आगे 2 लगाया तो सिर्फ Na की संख्या 2 होगी, Cl की संख्या 2 नहीं होगी। काहे कि इंजन सिर्फ इस डब्बा को खींच रहा है, इस डब्बा को नहीं खींच रहा है। लेकिन अगर Cl के आगे भी 2 लगा दिया जाए तब Cl की संख्या 2 हो जाएगी। अगर इसको हटा दिया जाए तब Na सिर्फ 2 एक ही रह जाएगा, लेकिन Cl 2 है। ठीक इसी प्रकार अगर NaCl रिएक्ट कर NaCl2 बनाता है, मान लीजिए बनाता नहीं है हम, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए NaCl2 बनाता है, मान लीजिए NaCl2 बनाता है, तब इसमें क्या होगा, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों एक के डब्बा हो जाएगा। अब इस दोनों के आगे इंजन लगेगा, काहे कि इसके बीच में कोई चुंबकीय शक्ति नहीं है। अब ये पूरा का पूरा एक है, अब पूरा का पूरा एक है, तो अब इसके आगे में क्या लगाइए आप, इंजन लगाइए। अब यहाँ अगर आप 3 लगाते हैं तो Cl 6 हो जाएगा और Na 3 रहेगा। समझ में आया बात? समझ में आया बात? इसको समझना अत्यधिक जरूरी है, नहीं तो आप मिस्टेक कीजिएगा। ये आत्मा समझ लीजिए इसका। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले लड़का लड़की क्या था हमको कोई मतलब नहीं। पहले एक्स क्या था, मान लो फलानामा और वाई फलानामा, एक समस्तीपुर का एक मुजफ्फरपुर का, हमको नहीं मालूम है, कोई किसी को नहीं जानता है। लेकिन किसी जरिया से दोनों का प्रेम विवाह हो गया, या मान के चलिए अरेंज मैरिज हो गया। ठीक है, तो अब तक अगर एक्स को मार लग रहा था तो एक्स पर वाई पर कुछ नहीं गुजर रहा था। वाई खाने दो, हो सकता है कि किसी दिन ट्रेन में वाई भी थपराई होगी एक्स को। लेकिन जब संबंध बन गया तो इस पर कुछ भी हो तो दोनों को असर पड़ेगा। इसके घर पर कुछ भी हो असर अब दोनों को पड़ेगा, एक्स को भी पड़ेगा और वाई को भी पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया? तो जो करना है किधर करना है, आगे करना है। जो करना है किधर करना है, आगे करना है। तो ये बात को समझना अत्यधिक जरूरी है बैलेंस इक्वेशन में। अगर ये बात नहीं समझते हैं तो आप बार मिस्टेक कीजिएगा, ये हम आपको लिख के देते हैं। जीवन में कभी नहीं समझ पाइएगा बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले यही बात समझना जरूरी है, इसलिए बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंजन डब्बा के आगे लगे और पूरे ट्रेन के आगे लगे। अगर पूरे ट्रेन के आगे लगेगा तो पूरा ट्रेन में परिवर्तन आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा के आगे लगेगा तो सिर्फ वो डब्बा को खींचेगा। ये अंतर है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। यानी अगर इंडिविजुअल एटम के आगे कोई अंक लगाएंगे तो सिर्फ इंडिविजुअल एटम का संख्या बढ़ेगा, लेकिन इस साइड चूंकि प्लस माइनस नहीं है इसलिए पूरे का पूरे संख्या बढ़ जाएगा। खत्म। चलिए एक एनसीईआरटी देती है, एनसीईआरटी क्या देती है हम भी देखते हैं। हाँ, एनसीईआरटी जो देती है उसका क्वेश्चन हम बैलेंस करके हमको आप बताइए, फिर हम बताएंगे। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देती है Zn प्लस H2SO4 और ये आपको देगा ZnSO4 प्लस H2। आप हमको बना के दिखाइए इसमें बैलेंसिंग होगा क्या। अगर होगा तो बैलेंस कीजिए, नहीं होगा तो आप वहाँ पर लिख दीजिए कि बैलेंस। बोलना क्या जरूरी था, अपने कॉपी पर लिखना था। चल ध्यान से सुन, चल ये बैलेंस है, ये अच्छी बात है, तुमको मालूम था। काहे की ध्यान से सुनिए, Zn यहाँ पर क्या है, एगो है, और इस ZnSO4 में Zn क्या है, एगो है। इधर H की संख्या कितनी है और इधर H की संख्या कितनी है, इधर S की संख्या कितनी है, इधर S की संख्या कितनी है। यहाँ पर Zn की संख्या कितनी है, 1, इधर Zn की संख्या 1, H2 S एगो है, O 4 गो है, O 4 गो है। दैट मीन्स इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस लिख देना है ऑलरेडी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बताया वो क्या बताया है, Fe का रिएक्शन करवाया है H2O के साथ। ठीक है, ये बना के देगा आपको Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करना है, कीजिए।
H2 की जगह 4 आना चल बना लिया क्या बनाया बता F की यहाँ पे जगह F की जगह पे 3 क्या बोला F की जगह पे 3 एफ की जगह पर 3 दे दे यहाँ पर नहीं उधर यहाँ शुरू में आगे स्टार्टिंग में यहाँ पर है आगे बगल में यहाँ ऊपर ऊपर वहाँ पर दे दिया S2 पहले 4 वहाँ S2 है। पहले प्लस के बाद प्लस के बाद S2 पैलेस के बाद 4 हाँ वहाँ भी होगा 4 इधर इधर भी पड़ेगा उधर 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 इधर वहाँ पे और यहाँ पर दे हाँ हो गया बैलेंस हो गया अच्छा चल देखते हैं देखो H2 की संख्या कितनी है H2 की संख्या कितनी है 4 गुने 2 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है देखो ये पूरा डब्बा था ना भैया इसके आगे 4 लगा दिया था देखिए इंजन लगा 4 तो सबको लेके जाएगा 4 ठीक है इधर ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ है यहाँ पर आयरन क्या हुआ है यहाँ पर आयरन क्या हुआ है इसलिए ये बैलेंस्ड hence it is balanced कोई दिक्कत चलिए इसको मिटाएं इसको मिटा दें तुम्हें देखे मेरी आंखें अर्थात आप इस टॉपिक से परिचित हो गए कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है ठीक है अभी तक सिर्फ हम टॉपिक में डील कर रहे थे अब हम लोग जानेंगे ध्यान सुनिएगा अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रिएक्शंस के कितने प्रकार होते हैं और इस रिएक्शन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं समझ आ रहा बात कोई दिक्कत कौन इक्वेशन में होल ट्वाइस होल ट्वाइस OH2 का होल ट्वाइस अरे वो कुछ नहीं है वो ये सेम रूल फॉलो करेगा कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही आप वाटर में डालिएगा ये आपको क्या देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा CaOH का होल ट्वाइस देगा ना इसी को बस बैलेंस कर लेना है देखिए इधर कैल्शियम क्या हुआ है एक है ना ऑक्सीजन क्या हुआ है एक है हाइड्रोजन क्या हुआ है दो है ऑक्सीजन क्या हुआ है कैल्शियम एक है ऑक्सीजन क्या है दो है हाइड्रोजन क्या है दो है अपना मंत्र बैलेंस है बैलेंस है हाँ देखो इधर एक ऑक्सीजन इधर टोटल दो ऑक्सीजन इधर भी दो ऑक्सीजन एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन और कुछ HNO3 को रिएक्ट कराइए CaOH के होल ट्वाइस से किससे रिएक्ट करवाना है CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्ट करने के बाद आपको मिलेगा CaNO3 का होल ट्वाइस ठीक है प्लस H2O इसको बैलेंस करके दिखाइए NCERT का क्वेश्चन और 6 का पहला क्वेश्चन हो गया समझ गया पूरा बना लिया तुम लोग आप देखो इधर ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम ध्यान से सुनिए आपके बाजार और आपके शहर में यानी आपके क्लास में आ गया है बायोलॉजी वाला और बायोलॉजी वाला देखिए इसको कितना आसानी से आपको पहले देखिए कि दिक्कत हो कहाँ रहा है अरे इससे बढ़िया कभी तौला नहीं है कोई चीज देखता है बैलेंसिंग करता है इधर उतार लेता है इधर चढ़ा देता है इधर उतार लेता है वो काम करना है बैलेंस हो जाएगा ध्यान से देख अगर मान ले कि हम यहाँ पर 2 लगा दे इसका पूरा जनसंख्या बदल जाएगा ना बदलेगा कि नहीं बदलेगा ना क्या बदलेगा H की संख्या 2 हो जाएगी O की संख्या 6 O की संख्या 6 और H की संख्या 2 देखिए भैया बात यहाँ ये है कि N की संख्या 2 है तो हमने N की संख्या 2 कर लिया H की संख्या 2 थी इसलिए उसमें H की संख्या हमने 2 कर लिया चल देख बहुत बोलता है तो हमने क्या करा कि नाइट्रोजन को बैलेंस करा ठीक है लेकिन मेरे भाइयों सुनो जैसे ही इधर हाइड्रोजन 2 हुआ और हमने इधर कहा हाइड्रोजन 2 है तो आपकी नज़र गलती से इस हाइड्रोजन पर पड़ी जिसकी वैलेंस जो 2 और है तो इस तरह से 2 की संख्या बढ़ गया इसका जो 2 की संख्या बढ़ गया इस हाइड्रोजन का भी हम संख्या सोचे 2 को बढ़ा देते हैं जब 2 को दे रहा है तो हम भी 2 को दे देते हैं चलो भाई पार्टी हो ही रहा है अच्छा से हो जाए
अब हमको लगता है कि बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, पता है नहीं हुआ, नाइट्रोजन हो गया, सब हो गया, तुमको क्या पता है? आप ऑक्सीजन है हटाओ ने, हम बताते हैं तुमको। Ca की संख्या एक, Ca की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 2 और 6 यहाँ से 8, तो ऑक्सीजन की संख्या 6 और 2 8, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन की संख्या 4। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। इधर आओ, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं, 2, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या अनबैलेंस हो गया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? बोलो कोई बात के परेशानी बा? कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो इसी तरह धाकर क्वेश्चन आएगा, चुटकी में सॉल्व करेंगे और केमिस्ट्री को इतना आसान बनाएंगे, इतना केमिस्ट्री क्या पूरे साइंस को इतना आसान बनाएंगे, इतना आसान बनाएंगे कि लगेगा कि साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस का मतलब होता है जिंदगी को आसान करना। साइंस पढ़ने में भारी लगता है तो साइंस को क्या, जिंदगी को क्या आसान करेगा? ठीक है, तो कोई चीज़ को आसान बनाना सीखो। जब तुम आसान बनाता है ना तो फील आता है यार हम कुछ किए, जो दुनिया कर रही है वो तुम भी कर रहा है। नाम कर, नाम तब होगा कुछ काम करेगा, काम किया कर। चल हमको जपैत मत कर, हमको मोटू मत बना। एक दिन पैसा कमाएंगे ना भैया, आपको फ्री में घुमाएंगे। बिना पढ़ले लिखले तू पैसा कमा ले। हाँ पढ़ लिख के पढ़ा रहे हैं। चलो तो इस तरह से आज का मैच खत्म हुआ और आज के विजेता हुए बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी वर्ड सुनिए, गोर हाथ मत चाटिए, वर्ड सुनिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है नहीं है तो बहाना मत मारिएगा, नहीं है हम बता देते हैं आपको, हम ग्रुप में क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी टेक्स्ट पेज नंबर हिंदी में बोल देते हैं, पन्ना संख्या 6 के ऊपर में 1 2 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बना के लाना है, जिसके मुंह से सुने कि नहीं बना बड़ी को मारेंगे। कौन सा सर? ऊपर में देखो 3 गो है, 3 गो हिंदी में इसीलिए पेज नंबर 6, इंग्लिश में 6 कहते हैं। हाँ अटेटी में नहीं बोलना, बहुत खराब बात है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक दिन आपका लग जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, 2 लेक्चर लगेगा। ठीक है, और 1 से 2 लग 3 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे इसको। हाँ चलिए, धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिएगा और पढ़ाते रहिएगा। जैसे ना पढ़ाइएगा उतना खुले भी आगा। लोगों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए और मस्त रहिए।